हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 साइंस का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, वो भी विथ एक्सप्लेन। और अगर आपको आपके घर में कोई भी क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपके अपने चैनल जीके विद गोविंदा में मिल जाएंगे। वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो ध्यान से देखें, आपको सारे प्रश्न के उत्तर समझ में आएंगे। इसके बाद मैथ के वीडियो भी चैनल में डाल दिए गए हैं। और सबसे पहले जो है मैथ का फॉर्मूला वाला वीडियो देख ले, आपको मैथ जो है पूरा समझ में आ जाएगा और एक भी नहीं छूटेगा प्रश्न। चलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है प्रश्न जो है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक जो है समान है। तो सबसे पहले तो समान जो है उसका मीटर पर सेकंड किसका होता है, चाल और वेग का। ठीक है। त्वरण का क्या होता है, त्वरण का जो होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वहीं जो है आपका विस्थापन को मीटर में मापा जाता है, विस्थापन को मीटर में। बल का न्यूटन होता है और संवेग का केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चाल और वेग होगा पहला का। नेक्स्ट है निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्यों कहते हैं विस्थापन, ध्यान से देखिएगा, विस्थापन क्यों कहते हैं। चलिए, ये जो है मैंने पार खींच लिया, एक ट्रायंगल मान लीजिए। अभी मैंने स्टार्ट किया, मान लीजिए चलना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। ये ए है, मान लीजिए ए से मैं बी पर गया, ठीक है, और बी से फिर सी पर आया। ये मान लीजिए 3 जो है मीटर मैंने चला, यहाँ 4 मीटर मैंने चला। ठीक है। तो अभी मेरा विस्थापन क्या होगा, यहाँ से यहाँ जो होगा वो विस्थापन होगा, ये एरिया। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर मैं कर दूं तो कितना हो जाएगा, 3 तिये 9 और 4 चौके 16। तो 16 9 25 का अगर रूट निकाल दें तो कितना, 5 मीटर ये विस्थापन मेरा हुआ। यानी निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। नेक्स्ट है वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेग का भी मैंने बताया मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को, यानी जो गाड़ी में आपने ऐसे देखा होगा, है ना, तो ये जो रहता है ये क्या बताता है, ये बताता है दूरी कितना चला, कितना किलोमीटर चला, उसको बोलते हैं ऑडोमीटर। ठीक है। और अगर स्पीड बताए तो वह स्पीडोमीटर। यहाँ दूरी का बात किया गया है, कभी कभी बात कर देगा कि स्पीड, तो हमको स्पीडोमीटर लगाना है, लेकिन अभी दूरी में ऑडोमीटर। नेक्स्ट, यदि पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और वेग आधा है ना, तो इसका जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv। ठीक है। तो अगर मेरा जो है P इज इक्वल टू mv, 2m इसको कर दिए और v को जो है यानी वेलोसिटी को, वेग को आधा कर दिया जाए, आधा कर दे रहा है। ठीक है। और P को जो m को है द्रव्यमान को डबल कर दिए, 2 गुना, तो 2 2 कट गया, 2 2 कट गया, तो क्या बचा हमारे पास जो है वही रह जाएगा, P इज इक्वल टू mv ही आ जाएगा। तो मेरा जो रह गया यानी वही रहेगा, बी नंबर जो ऑप्शन है राइट होगा। नेक्स्ट, यदि दो वस्तु ए और बी का द्रव्यमान 6 kg और 34 kg है, तो सिंपल सा है, जिसका द्रव्यमान अधिक है उसका जड़त्व भी अधिक होगा। तो बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा, बी नंबर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। तो न्यूटन के गति को के प्रथम नियम को जो है ना,
जड़त्व का नियम कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, न्यूटन का गति का 3 नियम है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है 60 केजी द्रव्यमान जो है कि किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका जो है फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग देख लेंगे फॉर्मूला से, है ना। W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 60 इंटू एम, और जी का वैल्यू कितना है 10, तो कितना हो गया 600 न्यूटन। कहाँ है ये? पृथ्वी पर भार हुआ। कहाँ हुआ? पृथ्वी पर। ठीक है, पृथ्वी पर। और उसके बाद चंद्रमा पर हमको बताना है, तो 600 न्यूटन जितना पृथ्वी पर होता है भार, उसका 6 गुना कम चंद्रमा पर होता है। तो चंद्रमा पर मेरा भार हो जाएगा काटने पर 100 न्यूटन। कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन सी नंबर ऑप्शन में राइट है। ठीक है, नेक्स्ट, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दे रहे हैं। दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कितना हो जाएगा? तो 4 गुना बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो ध्वनि जो गमन करती है वो तीनों माध्यम में इसमें राइट हो जाएगा, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका राइट आंसर है। आगे, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो जो इसका जो राइट आंसर होगा वो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अनुदैर्घ्य तरंग। आगे, मानव श्रवण की श्राव्य परास की ऊपरी सीमा माने कितना सुन सकता है? तो इसका बात किया जाए तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है व्यक्ति। तो 1000 को हम लोग क्या करेंगे? केजी में कन्वर्ट कर देंगे, तो किलो हर्ट्ज, है ना। तो 20 किलो हर्ट्ज जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका स्वतः मिलना जो है विसरण कहलाता है। एक पदार्थ दूसरे से मिलते हैं तो विसरण कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना हो जाएगा? तो बर्फ का गलनांक जो है वो 273 केल्विन में बोलते हैं, या 0 डिग्री सेल्सियस, बात एक ही है। ठीक है, अगर सेल्सियस में दिया हुआ तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ गलने लगता है, यानी आपको फ्रिज का जो टेम्परेचर रहता है वो माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये हम 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है गलना, बनना बर्फ। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री केल्विन, उसके बाद से बर्फ जो है 0 डिग्री के बाद से इधर गलने लगेगा और उधर बर्फ जमने लगेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे सबसे अधिक संपीड़ित, यानी किसको सबसे अधिक रखा जा सकता है ना? तो वो गैस को रखा जा सकता है। गैस इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक की परिभाषा होती है कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थों के मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ कौन से होंगे? तो लोहा में तो कुछ नहीं है, Cu होता है, लोहा का Fe होता है। ठीक है, और पीतल का क्या हो जाता है? पीतल जो 2 ठो से मिलके बन रहा है। ठीक है, लेकिन रासायनिक पदार्थ नहीं है, इस जल इसमें हो जाएगा। जल जो है हाइड्रोजन, है ना, H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना। तो राइट आंसर क्या होगा? जल हो गया, यौगिक हो गया। आगे क्या है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो इसका याद करने का ट्रिक है पिताजी। पिताजी से कैसे याद रखेंगे हम लोग पीतल को? पिताजी, यानी पीतल इज इक्वल टू तांबा और जिंक। पीतल इज इक्वल टू तांबा और जी से जिंक, है ना। तो तांबा और जिंक मिलके पीतल बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? जिंक Zn और Cu फॉर्मूला होता है पीतल का।
ठीक है। Zn और Cu मिलके मिश्र धातु जो है ये पीतल का निर्माण करता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन जो जिसमें नए पदार्थ बनते हो, तो जल से बर्फ और बर्फ से जल, कहाँ नया पदार्थ बनेगा नहीं, दोनों एक ही फॉर्म में है। आगे, भोजन का पचना, भोजन एक बार पच गया तो फिर दूसरा बार फिर भोजन हम बना नहीं सकते, इसलिए ये क्या है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। वहीं अगर हम बोल दें मोमबत्ती का पिघलना, तो मोमबत्ती पिघल गया तो मोमबत्ती ही रह गया। हाँ, इसमें मोमबत्ती पिघलने पर अगर जलने का बात कर दिया जाता हो तो रासायनिक, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है नया गैस का उत्पत्ति हो रहा था। लोहे के चूर्ण में बालू मिलना, तो लोहे के चूर्ण में बालू मिलना, कुछ नया पदार्थ तो बना नहीं, इसलिए रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया Na2O। नेक्स्ट है, 36 ग्राम जल में जो है कितने जो है मोल मौजूद है? ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करें H2O, जल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? H2O। ठीक है, अब जो है इसमें H2O में हाइड्रोजन H गुना 2 और प्लस O, तो हाइड्रोजन का जो भार होता है कितना हुआ? वो 1 होता है। ठीक है, 1 हुआ और यहाँ इंटू 2, और ऑक्सीजन का भार कितना हुआ? 16, तो 16 और 2 कितना हो गया? 18। ये हमारा क्या आया? ये अनुभार आया, यानी मोलर मास आया। मोलर मास निकालते हैं इसी तरह से, ठीक है, यानी 18, और 18 से हम लोग डिवाइड कर देंगे किसको? 36 को। क्यों? क्योंकि मोलों की संख्या हमको निकालना है, कितने मोल मौजूद हैं, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, द्रव्यमान बट्टा क्या होगा? द्रव्यमान बट्टा अनुभार, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास। अब जो है हम लोग ज्ञात करेंगे इसको, ठीक है। तो मोलर मास इज इक्वल टू, मोलों की संख्या निकालना है तो 36 को 18 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया? 2 आया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो 2 होगा। C2, 22 नंबर, C2H2 का जो है हम लोगों के सामने मोलर द्रव्यमान निकालने दे रहा है। तो C2 को अगर हम कार्बन का देखें तो मोलर जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो 12 होता है कार्बन का। ठीक है, C2 और H2, ठीक है, C का 12, अब 12 गुना हम लोग कितना बोलेंगे? 2। हाइड्रोजन का 1 गुना 2 कितना आया? 12 दूनी 24, और 2 कितना हो जाएगा? 26। इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो हम लोगों को जो याद रखना है वो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है, ठीक है, याद रखना है, हालांकि गलत है, ईट पर नाच, ठीक है, लेकिन ये जो है गलत है। रदरफोर्ड ने ईट से हो गया इलेक्ट्रॉन, जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का टॉमसन, और नाच से याद रखना है न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, ठीक है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, और प्रोटॉन का होता है रदरफोर्ड नहीं होता, गोल्डस्टीन होता है। ठीक है, तो हम लोगों का इलेक्ट्रॉन का बात किया तो ईट से याद रहेगा टॉमसन, तो जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे टॉमसन। नेक्स्ट है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो उस तत्व का परमाणु संख्या क्या होगा? तो उसका जो परमाणु संख्या होगा 11 ही होगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व के समस्थानी में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु की संख्या नहीं होंगे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो न्यूट्रॉन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है?
तो एक कोशिकीय जीव का जो उदाहरण है वो अमीबा है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट होगा, अमीबा। नेक्स्ट, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का जो निर्माण करता है वो गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है? गोल्जी उपकरण, सी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है, विसरण। नेक्स्ट है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो पौधे के शीर्ष पर जो है ना विभोज्य उत्तक पाया जाता है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पौधा जो है ना, पौधा अगर हम बात किया जाए तो पौधा इधर से जो जड़ से जो भी पदार्थों का परिवहन होगा उसको जाइलम कहेंगे, है ना। जाइलम द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। और ऊपर से पत्तियों द्वारा भोजन सभी जगह जाता है, किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा, है ना, फ्लोएम द्वारा। ये भी ध्यान रखने वाली बातें हैं। चलिए आगे है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। आगे क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो तो फसलों से है, लेकिन अगर श्वेत क्रांति की बात किया जाए तो वो दूध से है। ठीक है, दूध उत्पादन से। इसके जो जनक थे वो वर्गीज कुरियन थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो रबी फसल जो है वो चना हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल माने ठंड में उगाई जाने वाली फसलें, बाकी सब बरसात या गर्मी में उगाई जाती है ना। तो उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं, जो बरसात के मौसम में फसल उगाई जाती है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। ठीक है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोशिका, उसका कोशिका संरचना होगा। नेक्स्ट है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर जो कहते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा वो ब्रायोफाइटा होगा। वेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो वेल जो है वो स्तनपायी से संबंधित है। ठीक है, मत्स्य वर्ग में नहीं आता है वेल, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे, वैसे निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? तो जो फैलता नहीं है उसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। तो इसमें खांसी जुकाम जो है बैक्टीरिया द्वारा फैल सकता है, हैजा, ये सब जो है सब फैलने वाली बीमारियां हैं। इसमें रतौंधी जो है ना, किसी व्यक्ति को हो गया है ना तो उसको कम दिखाई देता है, तो ये जो है असंक्रामक रोग का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन दीर्घकालिक रोग है? तो दीर्घकालिक रोग का बात किया जाए, बहुत दिनों तक जो रोग रहता है ना, तो इसमें मधुमेह यानी जो शुगर की बीमारी होती है। जीवाणु निम्नलिखित में से किस वर्ग में आते हैं? तो ये फंजाई वर्ग में आते हैं। ठीक है, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।